नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके काम की खबर, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबर और बाजार से जुड़ी खबर सभी आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले एक खास खबर की बात। एक अच्छी नौकरी और रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी जिंदगी जिसमें किसी पर आश्रित न रहना पड़े, ये सपना हम में से हर एक का है। और इस सपने को साकार करने के लिए हम लेते हैं तमाम तरह की बचत का सहारा, ताकि बुढ़ापे में आराम से हो गुजारा। इस बचत में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है नौकरी के दौरान प्रोविडेंट फंड में जमा किया गया पैसा। और इसी फंड से जुड़े एक बड़े फैसले से आज स्वदेश आवर की हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पर बड़ा फैसला देते हुए पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक बेसिक वेतन की लिमिट को खत्म कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा बदलाव है। जी हां, इस पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं कि क्या अहम फैसला लिया गया है। देखिए, इस खबर को समझने के लिए पहले हमको 2014 यानी कि 22 अगस्त 2014 के उस नोटिफिकेशन के बारे में सोचना होगा या उस पर नज़र डालनी होगी कि आखिर ईपीएफओ ने क्या फैसला किया था और जो पेंशन स्कीम है उसमें किस तरह के बदलाव किए थे। ईपीएफओ ने फैसला ये लिया था कि जो पेंशन का कैलकुलेशन है 22 अगस्त 2014 से पहले वो 6500 रुपये बेसिक सैलरी के हिसाब से किया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये बेसिक सैलरी प्रति माह कर दिया। अब इसके बाद ये विकल्प दिया कि जो भी सब्सक्राइबर हैं उनकी सैलरी अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा है और उनको बढ़े हुए सैलरी पे अगर पेंशन का कैलकुलेशन करवाना है तो उनके लिए 4 महीने का विकल्प दिया गया कि इसको ऑप्ट कर लें। और दूसरा, अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त 1.16% का कंट्रीब्यूशन करना होगा। अब इसके बाद ईपीएफओ के कुछ पेंशनर्स जो हैं वो कोर्ट चले गए। उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ में ईपीएफओ और सरकार की तरफ से एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। उस पर अब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें जो संशोधन ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम में किया था 2014 में, उसमें इस संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि वैसे सब्सक्राइबर जिनकी सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है उनको इस बात का विकल्प देना चाहिए कि वो नया पेंशन स्कीम जो है जिसमें बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा उसका चुनाव कर पाएँ। क्योंकि उस वक्त जब ये फैसला किया गया तो बहुत सारे सब्सक्राइबर को इसकी जानकारी भी नहीं थी और उन्होंने इन विकल्पों का चुनाव नहीं किया। तो पहला बदलाव ये है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको अगले 4 महीने तक ये विकल्प मिलेगा कि आप बढ़ी हुई कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पेंशन मिले, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 सितंबर 2014 तक आप ईपीएफओ के सब्सक्राइबर थे, यानी कि आप नौकरी में थे। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले नौकरी में थे उसके बाद नहीं थे, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि ईपीएफओ ने जब ये कहा कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये है बेसिक सैलरी और आपको इसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन पेंशन का फ़ायदा लेने के लिए अतिरिक्त 1.16% का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, 30,000 रुपये की सैलरी है उसके बावजूद भी जो सब्सक्राइबर है वो सिर्फ 8.33% का कंट्रीब्यूशन करेगा पूरी सैलरी के हिसाब से और 1.16% का अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तरीके से सब्सक्राइबर के लिए ये भी बड़ी राहत है। तीसरी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिसकी जितनी सैलरी उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन करेगा। सरकार 1.6% का कंट्रीब्यूशन करेगी और बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन करिए और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाइए। ये फैसला है। जाहिर तौर पे इससे ईपीएफओ के जो 6 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है। साथ ही साथ जो नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उनको भी फ़ायदा होने जा रहा है। एक बड़ा सवाल अब इसमें ये आता है कि आखिर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर क्या करें। मैं जैसे आपके जैसे जो नौकरी पेशा लोग हैं क्या करें। आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले के बाद अब ईपीएफओ और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी को इस बात की इत्तला करें और उनको ये कहें कि आप तुरंत अपने एम्प्लॉय का कंसेंट लीजिए और 4 महीनों का जो विंडो है उस विंडो में आप ईपीएफओ को सबमिट करिए कि किस एम्प्लॉय को बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से पेंशन चाहिए, वो जमा करेंगे। उसके बाद ये फ़ायदा सब्सक्राइबर उठा पाएंगे।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि आखिर ये पूरा फैसला क्या है और इस फैसले को किस तरह से आने वाले वक्त में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे तो मील का पत्थर है, लेकिन इस फैसले से जुड़े आर्थिक पहलुओं को देखते हुए फैसला किस तरह से लागू होगा, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके कृष्ण कुमार जालान साहब। कृष्ण कुमार जालान साहब, बहुत-बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और मेरा सीधा सवाल है कि फैसला बड़ा है और कर्मचारियों और जिस तरह की एक तमाम बातें थी इसमें, जिस तरह से इस पूरे केस को देखा जा रहा था, उसमें ये फैसला मील का पत्थर तो है, लेकिन कितना व्यवहारिक हो पाएगा और क्या-क्या पेचीदगियां या अड़चनें अभी आप देखते हैं इसको पूरी तरह से लागू होने में? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के साथ भी जुड़ा रहा हूं और 2014 का जब जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका संशोधन हुआ था, उस समय मैं ईपीएफओ के साथ ही जुड़ा हुआ था। मैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था जब ये संशोधन हम लाए थे। तो ये संशोधन लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में हमारे पास उतना पैसा नहीं था। यदि हम पूरी पेंशन देते, उसके मुताबिक हमारे पास पैसा नहीं था एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। तभी हम ये संशोधन हमने किया, क्योंकि संशोधन करने से पहले ही मंशा ये थी कि जो एम्प्लॉइज को 15,000 रुपए तक ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको ही हम पेंशन देंगे और उनमें ही सरकार अपना योगदान करेगी। और बाकी जो एम्प्लॉय जिनकी पे ज्यादा है, उनको हम कोई सरकार का ये मंशा नहीं थी उस समय कि, या ईपीएफओ की भी मंशा नहीं थी कि हम उनको कोई पेंशन दें। तो ये इस मंशा के कारण जब ये फैसला आ गया उस समय हाई कोर्ट्स का कि ये पेंशन आपको हायर वेजेस पे भी देनी पड़ेगी, तो ये संशोधन लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फाइनल निर्णय कर दिया है और मेरा ख्याल है कि नेचुरली अब उसके बाद तो कोई अब विकल्प रह नहीं जाता। तो अब इस संशोधन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसको ये देखना पड़ेगा अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जो पैसा है उसके मुताबिक कितनी पेंशन दी जा सकती है और कैसे दी जा सकती है, और कैसे जो पैसा एम्प्लॉय से भी लिया जाएगा ये पेंशन देने के लिए, वो किस तरह लिया जाएगा, ये फैसले अभी होने बाकी हैं और उस फैसले के हिसाब से ही फिर ये पेंशन दी जा सकेगी। जालान साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे फैसले के बाद अगर हम एक कर्मचारी के तौर पे मैं अपनी बात कर लूं, बाकी लोगों की बात कर लूं, तो किन चीज़ों में एक तरह की बेहतरी आएगी? और इसके साथ ही चूंकि एक विंडो है, एक समय सीमा है, उस समय सीमा में बहुत से डॉक्यूमेंटेशन होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी एक गुंजाइश बन जाती है कई बार, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आए कि यहाँ पर थोड़ी अनियमितता आ जाए या लोगों से लेट लतीफ़ी हो जाए? एम्प्लॉइज फंड ऑर्गेनाइजेशन अब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी ज्यादा काम कंप्यूटराइज हो चुका है। इसलिए ये प्रॉब्लम, जो भी फैसला होगा उसको लागू करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी काफी कुशल हैं, इसलिए यदि एक बार फैसला हो जाए पूरा अच्छी तरह, इसके बाद जो फैसला सरकार ने लेना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो फैसला हो जाए, उसके बाद लागू करने में स्टाफ की तरफ से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत आएगी उसको लागू करने में, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन पूरा लगभग हो चुका है, इसलिए उसमें लागू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसका एक आर्थिक पहलू जो है उसे जरा समझना चाहेंगे, ये किस तरह से काम करेगा और किस किस तरह से, मतलब अगर एक कर्मचारी के नज़रिए समझना चाहूँ तो जो कंट्रीब्यूशन और कंपनी का उसका और पेंशन को लेकर जो पूरा पहलू है, ये किस तरह से पूरा सिस्टम काम करेगा? आप ये समझ लीजिए कि आज के दिन आप बैंक में भी जब काम करते हैं तो बैंक में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसमें आपको पेंशन लगभग उतनी मिलती है जैसे आप रिटायरमेंट पे आपकी पेंशन यदि 50,000 है तो आपको लगभग 25,000 रुपया पेंशन मिलती है। इसी तरह आप इस विकल्प में होगा कि यदि आपकी रिटायरमेंट के बाद 50,000 पे है या 1 लाख रुपया पे है,
आपकी पिछले 5 साल में 1 लाख रुपया एवरेज पे है, तो आपको आप पेंशन 50,000 रुपया मिलेगी, यदि ये स्कीम के मुताबिक आपने कंट्रीब्यूट किया है। अभी तक हम सिर्फ 7,500 सबसे ज्यादा पेंशन दे रहे थे, ईपीएफओ 7,500 पेंशन दे रहा था। अब ये पेंशन बढ़ा के एक किस्म की 50,000 हो गई, तो पेंशन फंड काफी बड़ा होना चाहिए ये पेंशन देने के लिए। ये सारी चीजें जरूर अब देखनी है ईपीएफओ को भी, और उसके बाद सरकार के आदेश भी लेने हैं, और उससे साथ इसको इम्प्लीमेंट करने में वो निर्णय लेने हैं। निर्णय लेने के बाद ईपीएफओ का स्टाफ अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं। बहुत और शुक्रिया पेंशन आप करेंगे। देखिए ना, कई जगह पे वाकई। पेंशन बढ़ जाएगी, 7,500 से 50,000 हो जाएगी, या 1 लाख भी हो जाएगी कहीं पे पेंशन। जी जी, यही एक इसकी व्यावहारिकता बड़ी वो है कि जैसा आप कह भी रहे हैं कि पेंशन फंड बड़ा होना चाहिए। इम्प्लीमेंट करने में, इसको लागू करने में जो पूरा सिस्टम है वो तो बहुत बेहतरी से अब तक भी काम करता रहा है और बहुत ही स्ट्रीमलाइन है चीज़ें। आज तक भी बहुत सी चीज़ें बहुत पारदर्शी हैं, लोगों को हर डिटेल, हर जानकारी मिलती है। लेकिन जो सबसे आर्थिक पहलू है वो किस तरह से मैनेज होगा, उसका खाका किस तरह से बनेगा, वो सिस्टम कैसे बनेगा, लोगों को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में न सिर्फ एक रूपरेखा बनने की बहुत आवश्यकता है, उसके साथ ही एक ट्रांसपेरेंट तरीका, एक आसान तरीका भी होना चाहिए जिसको व्यक्ति ट्रैक कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जालान सर हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे पहलू को बहुत आसान तरीके से विश्लेषण करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब रुख करते हैं अपनी दूसरी अहम खबर का। पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि ट्विटर को अपने कई फैसलों के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है। पहले ब्लू टिक के लिए भुगतान का फैसला और फिर दुनिया भर में कर्मचारियों की छटनी। साफ देखें तो इन दिनों मस्क के राज में ट्विटर में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और जिसका फायदा अब देसी ऐप कू को मिलने लगा है। बीते कुछ दिनों में कू ऐप के यूजर्स में भारी संख्या में इजाफा देखने को मिला है और ये संख्या अब 5 करोड़ के आंकड़े को पार करने जा रही है। इस मौके को बनाने के लिए कू ऐप भी अपने यूजर्स को ट्विटर के ब्लू टिक की तरह ही येलो टिक ऑफर कर रहा है। तो क्या मस्क की मनमानी के बाद ये मौका है देसी ऐप्स के सामने चौका लगाने का? और इस मौके को बनाने के लिए किस तरह से देसी कंपनियां तैयारियां कर रही हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट अनूप मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रक्षा बिहानी। रक्षा, बताएं किस तरह से हर दिन एक नया फैसला सामने आ रहा है, आज क्या कुछ हुआ? जी, पिछले एक हफ्ते में जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तो वो रोज़ ही हेडलाइंस बना रहे हैं और अलग अलग तरीकों से ट्विटर में काफ़ी हलचल मची हुई है। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ज्वाइन करते ही ट्विटर की सीनियर लीडरशिप में से सबको फायर कर दिया था। सीईओ पराग अग्रवाल फायर हो गए थे, हेड ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ट्रस्ट विजय गड्डे फायर हो चुकी थी, सीएफओ नेड सेगल फायर हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो सब्सक्रिप्शन के लिए और ब्लू टिक जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए $8 यानी कि लगभग 500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देंगे, लेकिन ओवरऑल इट मेंट कि वेरिफिकेशन के आपको $8 देने पड़ेंगे। इस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी क्रिटिसिज्म ड्रॉ करी, ना ही जस्ट ट्विटर पे पर ट्विटर के बाहर भी। उसके बाद उन्होंने 3700 लोगों को फायर कर दिया। आज की न्यूज़ में ये पता लग रहा है कि वो ने सबको फायर किया था उनको वापस ईमेल्स जा रहे हैं कि आपको शायद हमने कुछ लोगों को गलती से फायर कर दिया है, तो वो उनको वापस लेना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों को फायर करने के बाद मैनेजमेंट को रियलाइज़ हुआ है कि उनकी सर्विसेज तो ट्विटर को ज़रूरत थी, तो वो उनको कह रहे हैं शायद आपकी एक्सपीरियंस हमें काम आएगी तो आप वापस आ जाइए। इस तरह से बहुत सारी हलचल मचने की वजह से ट्विटर ओवरऑल थोड़ा केओटिक हो गया है एज अ मीडियम। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग भी थोड़े परेशान होकर सोच रहे हैं कि हम शायद इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि रेडिट, टम्बलर, मैस्टोडॉन और हमारे इंडिया का कू, उन्होंने रिपोर्ट भी करा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंक्रीजेस देखी हैं। जैसे कि मैस्टोडॉन ने बोला, विच इज़ एन एड फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, उन्होंने कहा कि अब उनके 6,55,000 यूज़र्स हैं इन टोटल, जिसमें से पिछले कुछ हफ्तों में ही उन्होंने 2,30,000 न्यू यूज़र्स गेन किए हैं। सिमिलरली कू ने भी ये कहा है, पिछले हफ्ते उन्होंने अनाउंस किया था कि दे हैव क्रॉस्ड द
50 मिलियन डाउनलोड्स मार्क, तो और वो 10 लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो इंडिया के लिए वो और भी बेनिफिशियल है क्योंकि वो हर भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कू ने ये भी अनाउंस किया है कि उनका जो वेरिफिकेशन है, विच इज़ नॉट अ ब्लू टिक बट अ येलो टिक, वो फ्री में देने वाले हैं। तो काफ़ी यूज़र्स जो हैं वो ट्विटर के इस मैडनेस को देखते हुए काफ़ी बाकी के प्लेटफॉर्म्स में शायद शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, सोशल मीडिया एक्सपर्ट अनूप मिश्रा जी, जिनसे हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्या वाकई देसी ऐप्स के लिए एक बड़ा मौका है। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर दिन मेरे ख्याल से आप भी उठते होंगे तो इसी खबर के साथ उठते होंगे कि आज मस्क ने क्या नई गुगली फेंक दी। मानते हैं कि मस्क को ट्विटर को फन प्लेटफॉर्म बनाना है और उसकी जल्दबाजी भी उनमें दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इतनी बड़ी हस्ती जो पूरी कंट्रोल उनके पास है, वहां पर उनका हर दिन एक फन के चक्कर में नॉन सीरियस अप्रोच नजर आ रहा है। तो क्या ये अप्रोच वाकई, जो हमने आंकड़े भी बताए कि देसी ऐप जैसे कू की हम खास बात कर लें, उनके लिए एक मौका बनता जा रहा है? डेफिनेटली जब भी कहीं क्राइसिस होता है या मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, ये बहुत बेसिक फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड कि उस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ इनपुट एंड आउटपुट्स, कुछ बेनिफिट्स, कुछ लॉसेस हर कंपनी को होता है। जैसे जब फेसबुक ने व्हाट्सएप का मर्जर किया तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम का बेनिफिट मिला। इनफैक्ट जब टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जब कुछ पॉलिसीज को लेकर के, इंक्रिप्शन पॉलिसीज को लेकर के इश्यूज क्रिएट किए गए, तो उस वक्त भी टेलीग्राम को फायदा मिला। बट इन लॉन्गर प्रोस्पेक्ट अभी ये कहना ठीक नहीं है कि कोई कौन उसको विन करेगा, कौन उस पर आगे जाएगा। हाँ, एज फॉर द एलन मस्क, उनको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा बिकॉज उनकी एक छवि है और ट्विटर की भी एक बहुत सीरियस छवि है दुनिया भर में। प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन के टूल के तौर पे, अगर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के तौर पे अगर किसी टूल को देखा जाता है तो वो ट्विटर है। और ट्विटर पे इस तरह के अगर नॉन सीरियस कंटेंट्स फ्लोट होते रहेंगे, वो भी एक फाउंडर के द्वारा, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा इम्पैक्ट निकल करके आएगा और सीरियस लोग उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और आप तो बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते होंगे, ये जो फैसले हुए हैं कि छटनी तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको बहुत नेगेटिव लिया जाता है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नया फैसला, पैरोडी अकाउंट बैन करने की बात आ रही है। उसके अलावा ब्लू टिक के लिए जिस तरह से फीस वाला उसकी डिबेट तो चल ही रही है। जितने बदलाव एलन मस्क तेजी से कर रहे हैं और उसको लेकर एक रिजिड रवैया उनका नजर आ रहा है, आप मानते हैं कि जिसे कारोबार करना है, जिसे अपना यूजर बेस बनाना है, उसके लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत माकूल नहीं है, ये फेवर में नहीं जा सकती किसी भी बिजनेस को। और जहां पर भारत जैसा बाजार हो, जिसके लिए एक लिबरल अप्रोच जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं उनकी हमेशा से रही है। क्राइसिस में भी हम देखते हैं कि विदेशी प्लेयर्स हमेशा भारत को एक मार्केट के तौर पर देखते हैं, वहां एक लिबरल अप्रोच नजर आता है, वो नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसको दो प्रोस्पेक्टिव से देखा जा सकता है, हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास एम्प्टी। अगर हम वेरीफाइड यूजर्स की बात करें इन ट्विटर प्लेटफॉर्म्स, तो हार्डली अराउंड 4 लाख के आसपास जो है वर्ल्ड वाइड उनके वेरीफाइड यूजर्स हैं। और इसमें मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो इंडिया से और बाकी कंट्रीज से थोड़ा कम, यूके वगैरह से ज्यादा आ रही है। मतलब इंडिया के बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज्यादा है, यूएस में ज्यादा है, लेकिन सबसे मेजर वेरिफिकेशन जो है वो इंडिया में हुए। लेकिन जो ले ऑफ्स हुए इंडिया से, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी थी। जो ट्विटर के इन हाउस एम्प्लॉयज जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर के काम कर रहे थे कुछ एजेंसीज के थ्रू, तो ये जानकारी भी ट्विटर को थी। और एलन मास्क को जब वो उन्होंने ऑन बोर्ड किया अपने आप को, तो डेफिनेटली उनको एक्शन लेना ही था। तो उन्होंने उस पर स्ट्रिक्टली एक एक्शन लिया कि इसको एक ऐसी व्यवस्था ना बनाई जाए, या जिन्होंने बनाई है थ्रू फेवर्स, जिन्होंने फेवरिज्म को वहां पे काफी प्रमोट किया है, तो उन एम्प्लॉयज को निकालना उनकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। उन्होंने बस उसको ये नहीं शॉर्टलिस्ट किया कि कौन सही है कौन गलत है, उन्होंने डायरेक्टली एक रैंडम थॉट प्रोसेस से उन्होंने सभी को ले ऑफ किया। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो ट्विटर के लिए जो इस तरह के जो स्ट्रेटजीज ये डेवलप कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं,
जो वेरिफिकेशंस को लेकर के है, या ये इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो जिनको लगता था कि उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए और नहीं हुआ है किसी भी कारण से, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर हम कू को कंपैरिजन करें तो अभी हार्डली में उनको 1 CR के आसपास उनके यूजर बेस तैयार हुआ इंडिया के अंदर, वो भी तब जब ट्विटर के साथ गवर्नमेंट की क्राइसिस डेवलप हुई थी। तो अभी बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसपे हमें चेक करना होगा कि कू की लायबिलिटी क्या है, और ट्विटर के साथ आने वाली सरकार किस तरीके से, या अभी जब वो उनका एस्टेब्लिशमेंट होगा इंडिया के अंदर तो किस तरीके से उसको मेजर करते हैं। तो बहुत कुछ अभी डिफरेंशिएट करेगा, मतलब इसमें मार्केट में सभी के पास अपना एक स्किल है जो और एक अपॉर्चुनिटी पॉइंट है जिसपे सब प्ले कर रहे हैं। को इज प्लेइंग वेल, अच्छा प्ले कर रहा है, बट अगेन अभी उसको बहुत समय लगेगा। अगर हम बात करें वेरिफिकेशन प्रोसेस के कू की, तो उन्होंने इनिशिएट जब वेरिफिकेशन प्रोसेस किए थे तो उन्होंने 2 कंडीशन रखी थी। उन्होंने कंडीशन रखा है कि अगर आपका ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई है और आपका फेसबुक वेरीफाई है या इंस्टाग्राम, कोई भी यानी 2 अकाउंट्स अगर आपके वेरीफाई है, एक अकाउंट वेरीफाई है, तो आप एलिजिबल है हमारे ब्लू टिक के लिए। तो जिनके पैरामीटर्स ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स के वेरिफिकेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उनकी मतलब अपॉर्चुनिटीज तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे वो लोग उसको जस्टिफाई करेंगे फिलहाल। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अगर हम इन देसी ऐप्स के लिए मौका देखें, तो आप क्या मानते हैं कि किन मामलों में एक एडवांटेज है कू और इस तरह के ऐप्स के पास, और किन मामलों में वो ट्विटर से बहुत पीछे हैं? ट्विटर की पूरी जो एल्गोरिथम है या ट्विटर का जो जिस तरह से काम करने का ढंग है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, उस मामले में कि अगर देखे जाए तो किस मामलों में कमी नजर आती है और किस मामलों में आगे नजर आते हैं? देखिए, अगर हम इंडियन कम्युनिटी बेस को टारगेट करके चल रहे हैं, तो या पॉलिटिशियंस हैं या यूजर्स हैं, तो कू अभी बहुत नया प्लेटफॉर्म है। अभी उसको एक बीटा वर्जन समझ लीजिए कि अभी उसने लॉन्च किया है। अभी उसके एस्टेब्लिश्ड वर्जन्स अभी नहीं आए हैं और अभी भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया और लैंग्वेजेस बेसिस पे वो ट्वीट कर रहे हैं, अपनी स्प्रेडिटरी बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए ग्लोबल प्लेयर अगर हम कंसीडर करें, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई भी एक रीजनल स्पेसिफिक डोमिनेंस में रहना नहीं पसंद करता है। तो उसको चाहता है कि उसके ट्वीट्स और रिट्वीट्स, उसके लाइक्स, उसके पेजेस पे जो भी फॉलोवर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड हों। तो अगर लोकल डोमिनेंस के तौर पे देखा जाए तो डेफिनेटली कू एक अल्टरनेटिव हो सकता है गवर्नमेंट्स के लिए, लोकल पुलिसिंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बट अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो डेफिनेटली ट्विटर इज वे अहेड, जिसमें अभी कू को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस बात को अपने अगर छोटे से एक इंसिडेंट के साथ शेयर करूं कि अगर आपने देखा हो व्हाट्सएप के साथ स्वामी रामदेव जी ने भी, अपने पतंजलि ने भी एक स्वदेशी व्हाट्सएप ऐप लॉन्च करने की कोशिश की थी। 3-4 साल हो गए उसको। उसका नाम था किम्बो। मेरे ख्याल से बहुत सारे यूजर्स को पता भी नहीं होगा वो कब लॉन्च हुआ, और उसके बीच में फिर एक जर्मन हैकर ने प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और इस प्लानिंग में इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये जो सारी कंपनियां हैं, एक तगड़ी रिसर्च और बाकी चीज़ों के साथ है। केवल क्राइसिस को मौका नहीं माना जा सकता। और इस पूरी चर्चा को बगैर ये ट्विटर के वेरीफाइड ब्लू टिक के बदले पैसे वाली चर्चा के बगैर हम सम अप नहीं कर सकते। इसमें एक पहलू मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपको लगता है कि मस्क ने बड़ा स्मार्टली ये मूव अपनाया, क्योंकि अगर हम केवल भारत या एशिया की बात करें और स्पेशली भारत की बात करें, तो एक इवेंट्स की पूरी एक सीरीज़ आपको नज़र आएगी। हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव हैं, कई राज्यों में चुनाव हैं, और पूरी तरह से मस्क को कहीं ना कहीं ये मालूम है, या उनकी जो भी टीम एशिया को पे रिसर्च करती होगी, उनको मालूम है कि ये वक्त पे कोई भी अपना जो बेस है या जो उसका एक कैसे वैलिडेशन इस ब्लू टिक की वजह से है, वो उसको खोना नहीं चाहेगा। तो एक मौका हो सकता है उनके लिए भी। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये मतलब एस्पिरेंट्स और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेलिब्रिटी जिसके 3-4 लाख फॉलोवर ट्विटर पे हैं, 10 लाख फॉलोवर ट्विटर पे हैं, या 50,000 भी, 1 लाख भी, अगर वो वेरीफाइड ब्लू टिक है तो वो $8 के लिए तो अपना अकाउंट नहीं छोड़ने वाला है।
दूसरा वो कहीं भी स्विच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो अकाउंट क्रिएट कर ले किसी और अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन वो ट्विटर को तो नहीं छोड़ेगा, जो मेरा मानना है। और दूसरा कि जो ट्विटर की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया के अंदर बड़ी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि थ्रू आउट द ब्यूरोक्रेसीज, थ्रू आउट द जर्नलिज्म, थ्रू आउट द गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस, जो अभी जैसे ट्रम्प के अगर आप सॉरी ट्रम्प कह रहा हूं, अगर आप जो बाइडेन के अकाउंट को देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, जिसपे वो नीचे लेकर के यूएस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंट करके उन्होंने एक नीचे एक और बैच स्टार्ट किया है, जिसमें कि स्टेटमेंट लेकर के आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी अभी गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा, तमाम जो अधिकारी हैं, लोग हैं, उनके लिए भी इंडिया में लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है इससे बहुत बड़ा कुछ अंतर आने वाला है। हाँ, बट लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस इसको कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, सब यहीं रहेंगे और सब इंजॉय करेंगे और इसकी संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, सीरियसनेस हो सकता है कि थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनूप जी इस चर्चा के लिए, और हर तरह से, हर पहलू से आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर ये जो हर दिन नए फैसले आ रहे हैं वो क्या वाकई देसी ऐप्स के लिए एक मौका है। मौका तो है, लेकिन इस मौके के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इन देसी ऐप्स को, और हो सकता है कि छोटा सा शिफ्ट नज़र आए, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव अगर हम देखें उसके लिए बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट्स पर काम करना होगा। और अब चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं आज के बाजार की। बाजार अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। निफ्टी 85 अंकों की तेजी के साथ 18,200 के ऊपर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 230 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आज शानदार तेजी रही और ये अपने ऑल टाइम हाई से बस चंद कदम दूर है। बढ़ते आगे, देश के दिग्गज बैंकर केवी कामत रिलायंस से जुड़ गए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या प्लानिंग है, हमारे साथ इसके बारे में बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं। सौमित, बताएं क्या जानकारी है। तो जो केवी कामत है, जो कि एक वेटरन बैंकर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के होली ओन सब्सिडी रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने वाले हैं। अभी जो रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस में, और इस कंपनी के पास आरबीआई की एनबीएफसी की लाइसेंस है। अब ये जो न्यूली लिस्टेड, ये जो न्यू कंपनी होगी, इसको स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट भी किया जाएगा, और कोई भी इन्वेस्टर के पास अगर रिलायंस के एक शेयर भी है तो उसे ये न्यूली लिस्टेड कंपनी के भी एक शेयर मिल जाएंगे। अब ये जो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस है, अगले 3 साल के लिए क्या करना चाहती है? पहले तो वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है कंज्यूमर्स को, मर्चेंट्स को। उसी के साथ वो दूसरे वर्टिकल्स में भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रही है, जैसे कि इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि सारे फाइनेंशियल एंसिलरी बिजनेसेस में भी एंटर करने की कंपनी के प्लान्स है। उसी के साथ वो एक डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है सारे इंडियंस के लिए, और आगे चल के वो किसी स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को भी इंडक्ट कर सकती है कंपनी में। अब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? अगर हम लेंडिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो बजाज फाइनेंस हो जाएगा कंपनी के लिए। उसके अलावा इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉलिसी बाजार है, पेमेंट्स में पेटीएम है, डिजिटल ब्रोकिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे खूब सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि एंजल वन, आईएफएल सिक्योरिटीज़, पेटीएम, और एसेट मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो वहाँ पे आनंद राठी, आईएफएल वेल्थ जैसे कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे पहला स्ट्रेंथ तो होगा जो 42.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स है रिलायंस जियो के, ये सबसे बड़ा एक टच पॉइंट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। और उसी के साथ रिलायंस रिटेल का जो रीच है, 16,600 स्टोर्स जो है रिलायंस रिटेल के ऑल ओवर इंडिया, ये सबसे बड़ा एक टच पॉइंट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने बिजनेसेस प्रोवाइड करने के लिए। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अभी तक एनालिस्ट ने इस बिज़नेस को कोई वैल्यू नहीं दिया था और अभी भी कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बट हमें इतना तो पता है कि जो ये नया बिजनेस होगा उसका इक्विटी बेस करीब 6,760 करोड़ होगा, और ट्रेजरी शेयर्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस बिजनेस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसका वैल्यू करीब 1.1 लाख करोड़ होगा। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आगे चलते? अब हमने पहले भी पास्ट में देखा है कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई नए सेक्टर में एंटर करता है, काफ़ी डिसरप्टिव एंट्री होती है और वो सबसे बड़ा प्लेयर बनने का एम रखता है। जैसे कि O2C सेगमेंट में वो लार्जेस्ट प्लेयर है, मोबाइल सर्विस ऑपरेटर में वो लार्जेस्ट है, ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी वो लार्जेस्ट प्लेयर है, और रिटेल में भी वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूव हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज से आगे चलते हैं।
चले बढ़ते हैं आगे। इधर सरकार ने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट की 6,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग में से 3,000 करोड़ प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग से रखे हैं। इसके अलावा सरकार ने एंड यूज की पाबंदियों और पूर्व अनुभव की शर्त को भी हटाने का फैसला किया है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाने जा रही है, जिसकी जो इस स्कीम की जो साइज होगी वो करीब 6,000 करोड़ रुपए की होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इन 6,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ निजी कंपनियों के लिए अलग रखा गया है और बाकी जो 3,000 करोड़ रुपए है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दी जाएगी। सोर्स हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है इस प्रपोजल पर वो चल रहा है और इस महीने के अंत तक जो फाइनल ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है वो मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर जो इंडस्ट्री कंसल्टेशन है उसकी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है और अब फिर से जो है रोड शो की प्रक्रिया सरकार नहीं करने जा रही है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि वो उम्मीद कर रही है कि जो बड़ी निजी कंपनियां हैं वो कोल गैसिफिकेशन के लिए प्रोजेक्ट के लिए आगे आए और इसमें दिलचस्पी दिखाएं। इसके लिए कई तरह की रियायतें भी दी जाएंगी और जो सबसे बड़ी घोषणा जो सरकार करने जा रही है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, वो ये कि इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के लिए, इनको हासिल करने के लिए कोई एंड यूज रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी कंपनी चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो वो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इस साल के अंत तक फाइनल बिड इनवाइट किए जाएंगे कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए और 2030 तक सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 100 मिलियन टन कोल का जो है वो गैसिफिकेशन किया जाएगा। और इन सब के बीच कोल इंडिया की दूसरी तिमाही के नतीजे सामने आ गए हैं। आपको बता दें, कोल इंडिया की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,937 करोड़ से बढ़कर 6,044 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। कंसोलिडेटेड आय 23,291 करोड़ से बढ़कर 29,838 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड एबिटा 3942 करोड़, जी हां, 3,142 करोड़ से बढ़कर 7,280 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंचा। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 16.9% से बढ़कर 24.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंचा है और कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेगुलेटरी मंजूरी से पहले एनएसई ने पहली बार एक इन्वेस्टर कॉल को होस्ट किया है। सितंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस को लेकर क्या चर्चा की गई, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, एनएसई का एक इन्वेस्टर कॉल हुआ सितंबर क्वार्टर के परफॉर्मेंस के लेकर और ऐसा पहली बार है कि एनएसई ने इस तरीके का कोई कॉल किया है आईपीओ के पहले। यहाँ पर वो इन्वेस्टर्स को ये भी वादा किया है कि हर क्वार्टरली अर्निंग्स में इस तरीके का कॉल होता रहेगा। तो ये एक रीच आउट था इन्वेस्टर्स को आईपीओ के क्लियरेंस से पहले। जब आईपीओ की टाइमलाइन पर इन्वेस्टर्स के सवाल पूछे गए तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया कि हालांकि जो अप्रूवल है वो के परव्यू से बाहर है, लेकिन वो पूरी तैयारी रखना चाहते हैं कि जब भी आईपीओ का अप्रूवल आता है तो वो पूरी तरीके से तैयार हों। कुछ सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी लेकर पूछे गए, जो जिस तरीके की एजेंसियों की जांच चल रही थी पुराने मामलों की। वहां पर मैनेजमेंट का कहना यही था कि ये सारे पुराने मामले हैं और अभी इसका कोई ओवरहैंग नहीं है, जो भी पुराने मामले हैं उसी को लेकर सारे सवाल हो रहे हैं और अभी के मैनेजमेंट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें सितंबर क्वार्टर की, तो यहाँ पर जो एवरेज टोटल रेवेन्यू है एनएसई का वो करीब 56% बढ़ा है, 2,928 करोड़। Q2 नेट प्रॉफिट है वो 65% बढ़कर 1,535 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरीके से एबिटा मार्जिन भी 5% बढ़कर 79% हो गए हैं सितंबर क्वार्टर में। चले बढ़ते हैं आगे। सरकार सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस कवर में राहत देने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। सरकार की इस पहल में अब हॉस्पिटल्स भी समर्थन में आते दिख रहे हैं। देश के हॉस्पिटल्स के सबसे बड़े संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर 65 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं और 75 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य में शामिल करने की गुहार लगाई। एएचपीआई के प्रेसिडेंट से इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि
सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस लेना काफी मुश्किल हो गया है। अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस देती भी है तो प्रीमियम काफी महंगा है। तो एक सुझाव अभी चल रहा है कि आयुष्मान भारत स्कीम है जहां पर इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का, तो उसमें सीनियर सिटीजन को शामिल कर दिया जाए तो कितना फिजिबल है और इसमें आप सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं? थैंक यू अनुराग, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसके लिए हम 3 पॉइंट्स लिखा है गवर्नमेंट के लिए। उससे पहले आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वाया विकास। वो एक नया सोसाइटी है, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट। वो एल्डर्स के लिए, बाय द एल्डर्स, फॉर द एल्डर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डर्स। क्योंकि हमारे देश में काफ़ी मिलियंस है, इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एल्डर्स हु हैव नॉट गॉट द अटेंशन दे डिजर्व। सो इसलिए वाया विकास का बोर्ड में डॉक्टर देवी शेट्टी है, क्रिस गोपाल कृष्णन है, अरुण सेठ है, गौरी कुमारी फॉर्मर IAS ऑफिसर, हम सब मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म किया है विद द इंटेंशन दैट द एल्डर्स इन द कंट्री विल हैव अ वॉइस टू टॉक टू द गवर्नमेंट एंड टू अदर स्टेक होल्डर्स। सो हम 3 सजेशंस लिखा है गवर्नमेंट को कल फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एक ये GST ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स बिलो 25,000 शुड बी एग्जेम्प्ट और रिड्यूस्ड। 2 ऑल फीमेल्स अबव 60 एंड मेल्स अबव 75 वे PMJ में इंक्लूड होना पड़ेगा। और तीसरा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम देता है एल्डर्स के लिए, इन एडिशन टू द रेगुलर एग्जाम्पशन वी शुड इंक्लूड ये प्रीमियम ऑल्सो शुड बी टैक्स एग्जेम्प्ट। सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमेशा देखने में आया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वही आयुष्मान भारत के पैकेज को एक्सेप्ट नहीं करते, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि सीनियर सिटीजन को अगर उसमें शामिल कर पाए तो हॉस्पिटल्स उनको ट्रीटमेंट देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा चर्चा हो रहा है गवर्नमेंट के पास। ये मेन प्रॉब्लम है कि ये रेट्स दे रहा है ना गवर्नमेंट, वो बहुत कम है। बढ़ते आगे, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने अमेंडमेंट जारी किए हैं। क्या है ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश भर में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार स्थापित कर रही है, उससे जुड़े हुए जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी समीक्षा की है और उसमें ज़रूरी बदलाव किए हैं। जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो जितने भी नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे उनके पास इस बात की फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो दिन में डिफरेंशियल टैरिफ होंगे, पीक आवर्स में अलग टैरिफ, नॉन पीक आवर्स में अलग टैरिफ, उसके हिसाब से जो सर्विस चार्जेस हैं उसके कलेक्शन के लिए प्रीपेड फैसिलिटी जो हैं वो सभी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस में होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सोलर आवर्स हैं, यानी कि दिन के समय में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सोलर ऊर्जा के ज़रिए हो रही है तो उस वक्त डिस्काउंट दिया जाएगा, इसको भी गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। तो जाहिर तौर पे इससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें कमेटी के काम ये होगा कि वो राज्यों को इस बात की सिफारिशें सौंपेगी, साथ ही साथ सुझाव देगी कि जो सर्विस चार्जेस हैं उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, क्या सीलिंग होनी चाहिए, इसके बारे में उनको सुझाव दिए जाएंगे। इसके अलावा कमेटी का ये भी काम होगा, कमेटी ये भी सिफारिश सौंपेगी कि दिन में किस तरह के डिफरेंशियल चार्जेज हो सकते हैं, किस तरह के डिस्काउंट्स हो सकते हैं, कितना डिस्काउंट दिया जाए, और साथ ही साथ सोलर पावर के ज़रिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग हो रही है उस वक्त कंज्यूमर को किस तरह के डिस्काउंट दिए जाए। ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो है गाइडलाइंस का हिस्सा होंगी और इस पर कमेटी जो है अपनी सिफारिशें सौंपेंगी और राज्यों को उस हिसाब से फैसले लेने होंगे। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रात करीब 9 बजे पड़ोसी राज्य तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एंट्री करेगी। इसकी जानकारी पार्टी की ओर से दी गई है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनता से जुड़ने की कोशिशों के तहत निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी और इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। वहीं राहुल गांधी 10 और 18 नवंबर को महाराष्ट्र की 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। और चलिए अब आपको चलते चलते छोड़ जाते हमारे खास सेगमेंट स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर कैंसर को लेकर बेसिक्स की बात की। आप भी ये पूरी चर्चा जरूर देखिए। नमस्कार।
कैंसर, ये शब्द सुनकर डर सा लग जाता है। बीमारी का डर, लंबा ट्रीटमेंट और एक नाउम्मीदी घर कर जाती है। यहाँ तक कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, अपनी सेहत को लेकर जो हमेशा जागरूक रहते हैं, उनको भी ये बीमारी कभी ना कभी डराती है। या यूं कह लीजिए, शायद हम आज ये जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को देखते हुए भी लोगों के मन में कई आशंकाएं पैदा होंगी। WHO के मुताबिक ये बीमारी हर मिनट दुनिया भर में 17 लोगों की जिंदगियां लील रही है। ये बीमारी भारत को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयर किया जा सके। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के कारण, लक्षण, बचाव, उपचार के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि कैंसर को लेकर अब तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। अब कैंसर का इलाज अगर वक्त पर पता चल जाए तो संभव है बहुत हद तक ये जो ट्रीटमेंट है उसके जरिए मरीज को राहत पहुंचाई जा सकती है, बशर्ते जैसा मैंने कहा आपको कि ये वक्त पर डिटेक्ट हो जाए या हम इसे पकड़ पाएं। हम इस शो के दौरान कुछ आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, साथ ही जागरूकता के लिए कुछ बेहतर जानकारियां वक्त वक्त पर आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगी। मगर आज के शो का मुख्य उद्देश्य जो है वो है कैंसर की बीमारी के बेसिक्स को समझना, इलाज के तरीकों पर चर्चा करने के साथ ही वक्त से पहले कैसे कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जाए, कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान। उन मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होते हुए। डॉक्टर अंशुमान के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशिला हॉस्पिटल, जैसा हमने आपको बताया, वहां से डॉक्टर अंशुमान होंगे। उसके अलावा सुषमा प्रसाद हमारे साथ होंगी जो कि सीनियर डाइटिशियन हैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर राजीव टांगरी साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं आप लाल पैथ लैब में। बहुत बहुत स्वागत सभी का। अंशुमान जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सबसे पहले जब बात आती है कैंसर की तो इसका पता कैसे लगाएं। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक कैंसर जो है, अक्सर इसके बारे में कहा जाता है इसका पता बड़ी देरी से चलता है, लेकिन एक सामान्य उत्सुकता ये है कि किस तरह से वक्त से पहले इसका पता लगाया जाए। क्या मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ और मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसके बावजूद क्या मुझे साल में कोई ऐसा चेकअप, ऐसे बेसिक्स टेस्ट कराने चाहिए जिससे मैं निश्चिंत हो पाऊं कि मेरे शरीर में कैंसर है या नहीं, और अगर ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं आज के वक्त में तो वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड में और इवन इंडिया में कैंसर का जो नंबर ऑफ पीपल जिनको कैंसर हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बाय एन एस्टिमेट इंडिया में करीबन साल में 30 लाख टोटल 30 लाख कैंसर लोग के पेशेंट होते हैं, जिसमें अराउंड हर साल 13-14 लाख नए पेशेंट्स होते हैं। और कैंसर डेथ की जो रेट है अगर इंडिया में देखा जाए तो करीब 8.5-9 लाख पेशेंट्स दे डाई बिकॉज ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो बहुत ज़रूरी है कि कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ें, जैसे कि आम सब लोग जानते हैं कि कैंसर के स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस होती हैं। तो अगर स्टेज 1 में अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का तो उसको बीट करना, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्योर करना बहुत इजी हो जाता है। तो जो बहुत कॉमन कैंसर हैं स्पेशली फीमेल्स में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, सर्विक्स का कैंसर जो यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर है वो बहुत कॉमन है, और मेल्स में लंग कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर बहुत कॉमन है। सो टेस्टिंग के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि अप्रूव्ड हैं FDA WHO के द्वारा, वो ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि फीमेल्स को आफ्टर मिडिल एज 30-35 की एज के बाद रेगुलरली अगर वो करवाते रहें, और सेल्फ एग्जामिनेशन
उससे अर्ली डिटेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर जो है उसके लिए वर्ल्ड वाइड FDA अप्रूव्ड टेस्ट है पैप स्मीयर। सो वो भी रिकमेंडेड है कि आफ्टर 30 और 35 इयर्स ऑफ एज इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, और वो करवाने से हम कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे उसको ट्रीट करना उतना ही इजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजीव, आपने कि ज़रूरी यही है कि वक्त से पहले अगर हम डिटेक्ट कर लें और इसको पहचान पाएँ तो बहुत हद तक इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। और अभी तो बहुत से ऐसे विकल्प हमारे सामने हैं जिसके ज़रिए, जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया, कि उसके ज़रिए आप इन परीक्षणों की सहायता से कैंसर का पता लगा सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके शरीर में कैंसर है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ गए हैं। अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो 2020 की रिपोर्ट है, जो सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है, जो ख़ास तौर पे बात करें नेशनल कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2020, उसमें एक चीज़ साफ है कि चाहे पहाड़ी राज्य हों, दक्षिण राज्य हों, बहुत नेचर के करीब जो लोग रहते हैं, वहाँ हर तरफ कैंसर बढ़ता जा रहा है। जो पैटर्न आप देख रहे हैं भारत के लिहाज से, वो आप लोग को चौंका रहा है, या ये एक तरह से जो पहले ट्रेंड्स देख रहे थे उससे ये इस तरह की फिगर्स या इस तरह से बढ़ोतरी बहुत आपको लग रही थी कि ऐसी ही फिगर्स आने वाले वक्त में देखने को हमें मिलेंगे? जी, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, लेकिन इसका जवाब मैं उतनी सहजता के साथ आपको बता दूं। पिछले 18 साल से पब्लिक प्रेजेंटेशन में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर यही रवैया रहा तो बाय 2020 में इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर, मतलब विश्व के कैंसर की राजधानी हिंदुस्तान हो जाएगा। अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, 2025 तक डिक्लेयर भी हो जाएगा, क्योंकि जब सर से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो चौंकाने वाला विषय जरूर है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं आश्चर्य है? कि कैंसर के कारण आपके 5 से 15% ही जेनेटिकल हैं, बाकी सब आपके वातावरण में है। और वातावरण की हालत क्या है, किसी से छुपा नहीं है। वायु प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, खाना एडल्ट्रेटेड या प्रदूषित, जल प्रदूषित, एयर पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को पता है क्या हालत है। इन चीजों को देखते हुए और साथ में इंडिविजुअल, हर व्यक्ति पाश्चात्य जीवन शैली की बुराइयों को, खाने से लेकर सारी चीजें उठा लिया और अच्छाइयों को छोड़ दिया, और अपनी हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों को छोड़ा ही था। ये जो समन्वय संतुलन बिगड़ा, इसका नतीजा कैंसर ही होना चाहिए था और हुआ। आज भी अगर हम इन चीजों को ठीक करके चाहें कि इस पे रोक लगाएं, तो कैंसर की गाड़ी ऐसी एक गाड़ी है जिसपे आज अगर ब्रेक दबाएंगे तो रिजल्ट इसका 10 साल बाद दिखेगा। लेकिन लगाना इसलिए जरूरी है, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हिंदुस्तान में नहीं है, इतने अस्पताल नहीं है, और चाहे तो सरकार जीडीपी का कितना पैसा खर्च कर ले, इतने मरीजों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता इलाज के लिए। इसलिए रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो रैपिड राइज इन कर्व देख रहे हैं, ऑलरेडी कैंसर भारत में एपिडेमिक हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, और ये बात हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं हम शायद 2025 को एक अनुमान के तौर पर भले देख लें, लेकिन ये बात सभी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसने महामारी का रूप ले लिया है भारत में। और हमने पूरे शो के दौरान इस बात पर जोर दिया कि हम बेसिक्स पर ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जो आम दर्शक को जो टेक अवे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सुषमा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर्स, विशेषज्ञ सभी ये मान रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है एक तो वातावरण, और दूसरा ये है कि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली और हमारी कुछ आदतें। आपने बड़े करीब से कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है और आप लगातार उनसे दो चार होती हैं। एक कैंसर पेशेंट का खान पान तो वो अलग अलग केसेस पे डिपेंड करता होगा, लेकिन एक आम व्यक्ति जो बचा रह सके या अपने शरीर को इस तरह से इम्यून बना सके, उसके लिए क्या सुझाव देंगे? 100% इम्यून बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जेनेटिक्स है, जैसा बाकी विशेषज्ञों ने बताया। पर हम जो खाना खाते हैं, जो हमारा डाइट होता है रोजमर्रे का, वो बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए।
हम आजकल जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, पैकेज्ड आइटम या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसमें जो आपकी बीमारी से लड़ने की, रोगों के से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर की होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही हम बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो हम लोगों को लेना चाहिए आमतौर पे, वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हम लेते हैं, तो हाँ कह सकती हूँ कि बहुत हद तक हम बीमारियों से, कैंसर से बच सकते हैं। 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम 60 to 70% बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हमें अपने खान-पान, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। और ज़ाहिर-सी बात है इन सब के बीच डॉक्टर अंशुमान, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ और जहाँ भी हम जो भी रिसर्च देख रहे हैं, किसी मेडिकल जर्नल में देख रहे हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से एक बात बहुत चौंका रही है। उसको ज़्यादा एक्सप्लेन आप कर पाएँगे। प्रकृति के करीब जो इलाके हैं, पहाड़ से सटे हुए इलाके हों, चाहे दक्षिण के राज्य हों, दक्षिण के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो वहाँ की जीवन शैली का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बावजूद इन इलाकों में कैंसर का तेजी से फैलना, इसकी क्या प्रमुख वजहें आप साफ तौर पर देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, प्रकृति के जितना करीब रहिएगा, सच है कैंसर उतना कम होगा, जिसमें आपका आहार विहार, व्यवहार विचार सब वहां पे बैलेंस रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, सीरियल, फिल्म, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीजें अब दूरियां खत्म कर चुके हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, प्रकृति के बीच में भी रह के वो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड वहां भी खाने लगे। उनकी भी दिनचर्या बदल गई, देर तक सोना, रात में पार्टी करना, और व्यसन की जो आदतें हैं तंबाकू से उत्पादित या अल्कोहल से, ये सारी चीजें वहां भी पहुंच चुकी है। दूसरा, जो प्रकृति की बात आप कह रहे हैं साउथ इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यहाँ पे पेड़ पौधे काफी कट रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ ऐसे लोग अपने यहाँ उपलब्ध सीजनल और रीजनल चीजें जो खानी चाहिए, जो फॉर्मूला है कैंसर से बचने का, उसको छोड़ के इम्पोर्टेड पैक्ड फूड पे जा रहे हैं। ये उनके जीवन शैली में बदलाव आया। एक्टिविटी खत्म होती जा रही है, मतलब सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, मोटराइज व्हीकल का इस्तेमाल करना, पैदल नहीं चलना, मोटापा का कारण, जिससे महिलाओं में स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। इस तरह से कैंसर एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है और इसका टिपिकल फॉर्मूला है, अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो दो, बैक टू बेसिक्स, पहला फॉर्मूला B2B, दूसरा फॉर्मूला ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। अपने जीवन को सहजता, सरलता और तरलता के साथ जिए, कैंसर की बीमारी से आप दूर रहेंगे। यही चीजें हम लोगों ने छोड़ दी, इसलिए कैंसर की तादाद बढ़ी है। अंशुमान, एक चीज और समझना चाहूंगा, और खासतौर पे पहाड़ी राज्यों के बारे में, क्या वहां पे नशे का सेवन और तंबाकू का ज्यादा सेवन इन इलाकों में जो बढ़ता जा रहा है, कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, चाहे ड्रग्स का बढ़ता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल है, जिसमें कुछ चीजें कस्टम कल्चर के बेसिस पे, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को लें, खास के असम और एडजॉइनिंग जो प्रांत है, उसमें सुपारी को तांबुल कहा जाता है और तांबुल का इस्तेमाल छोटे बच्चे से ही सिखाया जाता है कि इनके कस्टम का पार्ट है, लेकिन उनको ये कोई जागरूक नहीं कर रहा है भविष्य में कैंसर बनाएगा। दूसरा, ड्रग्स का बिल्कुल आपने इस्तेमाल किया, अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब से एंटर करके ड्रग्स छोटे से शहर में पहुंचा, उसका इस्तेमाल बढ़ा है। एक कस्टम के तहत ये लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले को शराब पी के अपने अंदर गर्मी पैदा करनी है और सिगरेट या बीड़ी का धुआं लेके गर्म रखना है, जो बिल्कुल अवधारणा है। ऐसी कोई गर्मी नहीं है जो सिगरेट और शराब से मिलती है। आप योग प्राणायाम करें, शायद आप कैंसर से भी बचेंगे और आदत भी नहीं लगेगी। तो ये आपने प्रमुख कारण बताया जो पहाड़ी इलाकों में, जिसके कारण कैंसर की तादाद बढ़ी है।